हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमें वज़ीराबाद में और मैं अभी हूँ दीपक भैया के रूम पर, जो कि यहाँ पर रहकर सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, साथ ही जॉब करते हैं। तो भैया अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि वो अपनी स्टडी को कैसे मेंटेन करते हैं साथ ही जॉब के साथ, और इनके रूम के बारे में बताएंगे, इनकी स्ट्रेटजी क्या रहती है, टाइम टेबल क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, और आपकी जो भी क्वेरीज रहती हैं आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी एस्पायर के बारे में बता दूं। इनके ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए एवरी मंथ कंडक्ट होते हैं। जो टेस्ट की डेट है वो 1st, 10th, 25th एंड 13 को होता है। जो फर्स्ट को होता है वो आपको करंट अफेयर्स का होता है, 10 और 25 को आपका जीएस पेपर 1 का होता है, और 13 को आपका जीएस पेपर 2 का होता है, जो कि CSAT होता है। और टॉप 50 रैंकर्स के लिए अमेजिंग और एक्साइटिंग प्राइजेस होते हैं, जो कि अप टू 15 लाख होते हैं। और जो इनके जो मैंने ये सब आपको टेस्ट बताया, इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इसके पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पर रजिस्टर करना होगा, और जब भी इनके टेस्ट हो गए आपको पहले से नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। हेलो, मेरा नाम दीपक मिश्रा है, और चलिए मैं आपको अपने रूम दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की लिखी हुई, जो कि बहुत ही मोटिवेटिंग पोएम है। गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वे आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलों हमको चलना है। और उसके बाद फिर ये एक चार्ट है, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। एक्चुअली में ये चीज़ें हैं, वो किताबें हैं जो हमें कंप्लीट करनी होती हैं, जो टारगेट्स होते हैं एक तरीके से। तो हमें ऐसा लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे। देन उसके बाद ये जो हमारे टेबल पे जितने भी काम की चीज़ें हैं, जैसे पेन हो गया, कैलकुलेटर हो गया, पेपर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, किताबें हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ रखी रहती है। जैसे अभी योजना का नया अंक आया हुआ है, तो वो अभी मैं पढ़ रहा था, तो वो यहाँ पर रखा हुआ है योजना का अंक। तो इस तरीके से ये रखी रहती है किताबें। देन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक महादेव है, और हमने एक छोटी सी यहाँ पर मंदिर बना रखी है, बिकॉज वी आर एवरीथिंग विद द ग्रेस ऑफ गॉड, तो उनकी पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। देन ये एक बोर्ड है। असल में ये बोर्ड नहीं है, ये एक डब्बा था मिठाई का, जिसका हमने बोर्ड बना दिया है। और ये बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि आपको हर चीज़ याद नहीं रहती, तो आप यहाँ पर उसे लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें याद रहे। जैसे मैंने यहाँ पर चिपका रखा है जो बुक लिस्ट है यूपीएससी के लिए, और ये टाइम टेबल मैंने चिपका रखा है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होती हैं, तो इसलिए मैंने एक बोर्ड लगा रखा है। देन उसके बाद ये बोर्ड है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, और ये किताबें हैं, ये सारी जो है वो किताबें हैं। यहाँ पर कुछ पोइट्री के बुक्स हैं, नॉन फिक्शनल बुक्स हैं और फिक्शनल बुक्स हैं। और यहाँ पर इस सेगमेंट में ज़्यादातर मेरी कॉमर्स की बुक है, जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ऑप्शनल किताबें हैं। फिर ये लैपटॉप और ये फाइल्स वगैरह NCERT की किताबें हैं सारी, क्योंकि उसको अभी लगातार नहीं पढ़ना होता है, तो NCERT किताबें नीचे रखी हुई है। और ये एक ट्रॉफ़ी है, ये पिगी है। देन यहाँ पर जो GS की किताबें हैं, जो हिस्ट्री की एंड गवर्नेंस और बहुत सारी किताबें हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये सारे नोट्स रखे हुए हैं, जैसे कि हम लोग नोट्स जनरली लूज शीट्स में बनाते हैं, तो इस तरह की फाइल्स में हम नोट्स रखते हैं, जो कि हमें बहुत हेल्पफुल होती है पढ़ने के लिए। जैसे कि ये हम लोग फाइल्स में ऐसे नोट्स बनाते हैं और इसे रखते हैं, ताकि आप इसे बार बार इंक्लूड कर सकते हैं अगर कोई नई टॉपिक ऐड हुई है। क्योंकि सब लोग जानते हैं यूपीएससी में करंट अफेयर्स का पार्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो करंट अफेयर्स के कारण हमें बार बार नई चीज़ें अपडेट करनी पड़ती है, तो कॉपी में संभव नहीं है। इसलिए हम लगातार इसमें अपडेट करते रहते हैं इस तरीके से, ताकि हम उसको अपडेट करते रहे, इसलिए हम लूज शीट्स में फाइल बनाते हैं। देन यहाँ पर ये विज़न की मैगज़ीन है, योजना कुरुक्षेत्र की मैगज़ीन है, क्योंकि बार बार नहीं पढ़ना होता है, तो हम इसे एक बार ऐसे रख देते हैं, तो और कंटिन्यूसली मतलब वो वहाँ पर पढ़ा रहता है। देन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ पर पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे भगवत गीता की कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, जो कि बहुत ही मोटिवेटिंग है, जो मुझे बार बार मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। और ये एक ऐसी कविता है जो मैंने चिपका रखी है। देन ये एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और हर एक रोड को बहुत अच्छे से बताया गया है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि डिटेल नॉलेज इंडिया के मैप का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि आपको मैप अच्छे से याद हो जाना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो याद करने के लिए आप बार बार एटलस खोल के नहीं पढ़ सकते, तो आप ऐसे चार्ट लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये रोड दिखाया जा रहा है, ये एक ऐसे रोड क्रॉस करता है और एक रोड ऐसे क्रॉस करता है, या फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जो यहाँ से ऐसे जोड़ता है। तो कई बार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछती रहती है कि गोल्डन कोऑर्डिनेटर कहाँ कहाँ से क्रॉस करती है, या किस जगह पे कौन सा पार्क है, इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है।
तो आपको इसकी बहुत डिटेल नॉलेज होनी चाहिए और इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिस्टेंस चार्ट है कि किस जगह से कितना डिस्टेंस है इंपॉर्टेंट सिटीज़ का, तो ये सब चीज़ें आपको अगर नॉलेज है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खासतौर से पीटी एग्जाम्स में अच्छे खासे क्वेश्चंस, मतलब एक आध क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन इससे निकल जाते हैं, इसलिए हमने ये लगा रखा है यहाँ पे। देन हम अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो हम देखते हैं यहाँ पर कि वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप। इसमें इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको आईआर और पॉलिटी समझने में बहुत हेल्पफुल होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में किस कंट्री की बॉर्डर किससे लगती है। जैसे कि अभी लड़ाई हो रही है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, तो अगर आपको मालूम करना है कि क्यों लड़ाई हो रही है, कोई मेन लीडर कौन कौन से हैं, कौन कौन से की प्लेयर्स हैं, वो क्यों हैं, तो आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको भी आप एटलस खोल के बार बार नहीं देख सकते क्योंकि बहुत बड़ा मैप होता है। तो एक बार आप लगा लेते हो चार्ट, ताकि आप रोज़ देखते रहोगे तो आपको मैप अच्छे से पूरा याद हो जाता है और ये बहुत हेल्पफुल मैप होती है। एटलीस्ट आपको ये मैप और ये मैप जो पॉलिटी की मैप है अच्छे से याद होनी चाहिए, जो आपको बहुत हेल्प करती है आगे चल के। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये मेरी तस्वीर है और एक पोएम लिखी हुई है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वही वाली पोएम जो वहाँ लिखी हुई थी। बट आई हैव माई प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी है जो आप खाली टाइम में करते हो और आपको मोटिवेट भी करती है। देन अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का चार्ट है। ये आजकल हम देख रहे हैं कि पीटी में और मेंस में भी इन्वायरमेंट सेक्शन का काफ़ी ज़्यादा रोल बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए ये अब बहुत महत्वपूर्ण चार्ट हो गया। पहले लोग इसका इस्तेमाल उतना नहीं करते थे, बट अब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप हर एक टर्म को याद नहीं रख सकते और पीटी में सिंगल टर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशंस, टर्म्स और कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी दी होती है। तो अगर आप लगातार सिर्फ देखते भी रहोगे, जैसे अगर आप बोर हो रहे हो या आप पढ़ के उठे 5 मिनट 10 मिनट में, अगर आप इसको देख लेते हो तो लगातार देखते रहने के कारण आपको चीज़ें याद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको टिक मार सकते हो वहाँ पर। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जोग्राफी का फिज़िकल मैप है वर्ल्ड का। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए हेल्पफुल है जो जोग्राफी सेक्शन पढ़ रहे हैं या जोग्राफी के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि इनकी नॉलेज से आपको इकोनॉमी में बहुत हेल्प मिलती है, जोग्राफी में भी हेल्प मिलती है कि कहाँ पर प्लेन रीजन है, कहाँ पर प्लेटूज़ है। जहाँ प्लेटूज़ है वहाँ मिनरल्स होंगे, जहाँ मिनरल्स है वहाँ बिज़नेस होगा, जहाँ बिज़नेस है तो वहाँ से फिर ग्रोथ होगा। तो इस तरीके से कहाँ पर कोई चीज़ क्यों है, लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, कहाँ पर ग्रीनरीज़ हैं, कोई चीज़ कहीं पर क्यों हुई, ये सब समझने के लिए ये वाला मैप बहुत अच्छा है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप लगाते हैं, अगर आपको ये मैप याद है तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं भी लगाते हैं तब भी काम चल सकता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चार्ट है, जो कि जिसमें सारे आर्टिकल्स लिखे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, अमेंडमेंट्स लिखे हुए हैं और सारे इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स लिखे हुए हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। अगर इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या कोई भी किताब आप पढ़ते हैं, बट लक्ष्मीकांत इज द बाइबल ऑफ पॉलिटी, तो लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ते हैं तो आपको हर जगह रेफरेंस आता है कि आर्टिकल नंबर दिस में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर दैट में वो लिखा हुआ है। तो आपको बार बार आप लक्ष्मीकांत खोल के नहीं देख सकते। तो आप अगर इसको कंटिन्यूसली रीड करते रहते हैं बार बार, मतलब आप हर बार रोज़ उठ के अगर 2 मिनट भी दे रहे हैं, 5 मिनट भी दे रहे हैं इसको, और अगर आप इसको बार बार पढ़ते हैं तो इससे होता ही है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक रफ आइडिया आपके माइंड में सेट हो जाता है कि किस आर्टिकल में, किस पार्ट में क्या होगा, किसके बारे में चर्चा होगी। तो अगर आप करंट अफेयर्स में देखते हैं कोई न्यूज़ या कहीं पर भी कोई न्यूज़ देखते हैं, कोई आर्टिकल देखते हैं कि फ़लाँ आर्टिकल लिखा हुआ है, जैसे आर्टिकल 370 हो गया या कुछ भी लिखा हुआ है, तो आपको याद आ जाता है ये इसके बारे में होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है डायरेक्टली चीज़ें लिखते नहीं हैं, बल्कि आर्टिकल नंबर सिर्फ लिख देते हैं। तो आपको अगर प्रिपेयर करना है या कंटिन्यूसली रीड करते रहना है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है ये चार्ट। पहले आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था? मेरा नाम दीपक मिश्रा है और मैं डीवी पब्लिक स्कूल कोयले नगर धनबाद से पढ़ा हूँ। मेरी +2 तक स्कूलिंग वहीं से हुई है जी। और अभी मैं ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ विथ कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स मेरा सब्जेक्ट है। और अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ एंड इस साल मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा। आप वज़ीराबाद में रहकर कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं 2018 में यहाँ पर आया था जी। जब मैंने एडमिशन करा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद से मैं यहीं पर हूँ वज़ीराबाद में ही, और लगभग 2-2.5 साल हो गए। आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते हो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए? जनरली आई वॉज अ नाइट आउल, तो मैं रात में ज़्यादातर जगने की कोशिश करता था, लेकिन लंबे समय तक रात में जगने के कारण क्या है कि हेल्थ पर बहुत इश्यूज़ होने लगे। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर मैं दिन में रह सकूँ और मैक्सिमम 6 से 8 घंटे तक की पढ़ाई मैं दिन में करता हूँ, जिससे क्या है कि मेरे कॉलेज और बाकी चीज़ें भी संभल जाती है। जैसे कि अभी छुट्टियाँ हैं तो अभी अब आराम से 8 घंटे तक का समय मैं निकाल लेता हूँ।
और जब छुट्टियाँ नहीं रहती, जब कॉलेज रहता है, तो फिर 5 से 6 घंटे तक की पढ़ाई करता हूँ। ओके। क्या आप बता सकते हो किस टाइम क्या पढ़ते हो आप, टाइमिंग? हाँ, एक्चुअली 2-3 स्लॉट्स में पढ़ते हैं। तो पहले तो मैं सुबह जनरली जल्दी उठने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं 6 बजे उठ जाता हूँ और उठ करके फिर मैं 6 से 8 तक अपना फ्रेश व्रेश हो करके नाश्ता वास्ता करके सब कुछ, देन मैं 8-9 बजे बैठता हूँ। तब तक न्यूज़पेपर आ जाता है, तो सुबह मैं जनरली करंट अफेयर देखता हूँ, न्यूज़पेपर, देन योजना और कुरुक्षेत्र जो भी मैगजीन्स आती हैं, एंड विज़न की करंट अफेयर्स की मैगजीन जो आती है, और जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ चल रहे होते हैं उन पर थोड़ा रिसर्च वगैरह जो होता है। मतलब सुबह के 2-3 घंटे का स्लॉट, 9 से 12 के स्लॉट में वो सारा हम देखते हैं, जो भी करंट अफेयर्स की पार्ट होती है। देन मैं चूँकि कोचिंग भी लेता हूँ, तो 12 से लेकर के 2 घंटे फिर मैं कोचिंग लेता हूँ 2 बजे तक। देन खाना वाना खा के 3-4 बजे, फिर 4 बजे पढ़ने बैठते हैं। तो 4 से लेकर के 6 शाम तक का स्लॉट जो होता है 2 घंटे का, उसमें जनरली स्टैटिक पार्ट देखते हैं, जैसे कि आप GS का पार्ट हो गया जो भी होता है। देन 6 के बाद फिर शाम में थोड़ा बाहर इधर जाते हैं, फिर 7-8 बजे, मतलब 8 बजे तक खाना वाना बना करके 9 से फिर 12 तक अपना मेरा ऑप्शनल का पार्ट देखते हैं, क्योंकि अब प्रिपरेशन थोड़ी रिवीजन चल रही है, तो ऑप्शनल का पार्ट। एंड देन 12 से लेके 2 बजे तक या 1 बजे तक, जितना भी हो सके 1 बजे तक, वो 1-1.5 घंटे अपना रिवीजन वाला पार्ट थोड़ा दिन भर का रिवीजन कर लेते हैं। अब आप बताइए कि आप स्ट्रेटजी क्या रहती है, क्योंकि आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, आपने बताया स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, तो उसको कैसे मैनेज करते हो अपनी स्टडी के साथ? स्टूडेंट्स को पढ़ाते मैं काफ़ी टाइम से रहा हूँ, तो ये इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप जैसे अपने से जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो आपका जो NCERT वाला पार्ट है रिवाइज होता चला जाता है। तो ये दूसरी चीज़, स्ट्रैटेजी के एज सच कुछ नहीं है। आप 1-2 घंटे 3 घंटे स्पेयर अगर आप निकाल दो, तो जैसे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम सोने में या इन सब चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। तो जो सोने वाला टाइम है, स्लीपिंग आवर्स को अगर आप थोड़ा स्क्वीज़ कर दें, थोड़ा कम कर दें, और उसके साथ साथ जो आपका फालतू टाइम, जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह पे टाइम वेस्ट करते हो आप, अगर आप उसको थोड़ा कम कर दें, तो आप 2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल सकते हो अपने 2-3 घंटे अपने जॉब के लिए, या पढ़ाई अगर आप पढ़ाते हो बच्चों को उसके लिए, तो उससे आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। ओके। क्या आप बता सकते हो भैया, जो आप बता रहे हो कि होम ट्यूशन या जो आप बच्चों को पढ़ाते हो, तो वो कैसे मैनेज कर लेते हो? स्टूडेंट्स आपको कैसे मिल जाते हैं, ये कहें? पहले तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मैं लंबे समय तक यहाँ पर रह रहा हूँ, 2-2.5 साल हो गए। तो मैंने काफ़ी कोशिश करी है लोगों से, वैसे पहले आपको परिचय बैठाना पड़ता है, उसके बाद उनसे मिलते। फिर मैंने अपनी कोचिंग के लिए पैम्पलेट, बाकायदा दीप क्लासेस की पैम्पलेट छपवा करके पैम्पलेट बटवाई, और पोस्टर्स लगवाए, बैनर्स लगवाए, बहुत मतलब बहुत सारा मुझे टाइम लगा उसमें, तब जाके मुझे थोड़े थोड़े बच्चे मिलने शुरू। और एक सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आपको एक बार बच्चे मिल जाते हैं, और बेस्ट थिंग इज़ कि आपकी क्वालिटी एजुकेशन अगर आप देते हो, अगर आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, बच्चा पकड़ रहा है, उसको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो अपने आप दूसरे दोस्तों को भी लेकर के आता है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सो भैया, अब हम बात करते हैं कि आपका टाइम टेबल हो गया, और ये आपका पार्ट टाइम जॉब के साथ ये कैसे आप बच्चों को पढ़ाते हो। अब बताइए कि आप कैसे मैनेज करते हो अपने खर्चे को, या यूँ कहें कितना बजट पड़ जाता है, इन सब के बारे में? अगर बजट की बात की जाए तो वज़ीराबाद इन कंपैरिजन टू मुखर्जी नगर और बाकी इलाकों के थोड़ा सस्ता है। मैंने वज़ीराबाद इसलिए चुना क्योंकि ये मुखर्जी नगर के टच में तो है, लेकिन बिल्कुल मेन में नहीं है। मेन में होने से क्या होता है कि जितने मुखर्जी नगर में या जो आसपास के इलाके में जितना अच्छा है, उतना डिस्ट्रैक्शंस भी होता है। तो यहाँ डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, प्लस ये थोड़ा कम खर्च वाला इलाका है। जैसे यहाँ पर रेंट जो है हमारा 3,000 रुपये रेंट लगता है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। देन आप अगर, मैं जैसे खुद से खाना बनाता हूँ, तो खुद से खाना बनाओगे तो मैक्सिमम 1,000 रुपये से अधिक खर्च नहीं करोगे खाना बनाने में, ठीक है। तो 4-5 हज़ार रुपये, तो आप उसके बाद मतलब मैक्स टू मैक्स 7,000 में आपका काम हो जाएगा। 2-2.5 हज़ार रुपये रख लो आप, न्यूज़पेपर और जो भी आप किताबें खरीदते हो या जो भी एक्स्ट्रा खर्च करते हो। तो अगर आपके बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा घूम फिर नहीं रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप उड़ा नहीं रहे हो पैसे जिसे कहते हैं एज सच, या आपकी इस तरह का बुरा लत नहीं है नशा करना इस तरह का भी, तो आप आराम से 6-7 हज़ार रुपये में वज़ीराबाद में बहुत बढ़िया से रह सकते हो, बिल्कुल आराम से रह सकते हो। ओके, वज़ीराबाद मुखर्जी नगर से कितना डिस्टेंस पड़ जाता है? मुखर्जी नगर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है वज़ीराबाद का, हम लोग तो पैदल भी आते जाते रहते हैं। मुश्किल आप ऑटो से जाओगे तो आपको 10-15 मिनट लगेंगे, पैदल जाओगे तो आधे घंटे लगेंगे। 10-15 रुपये भी लगते हैं? 10 रुपये लगते हैं यहाँ से मुखर्जी नगर से वज़ीराबाद के 10 रुपये लगते हैं। आप पैदल चले जाओ, ये तो आपको मतलब ऑटो से जाओगे 10 रुपये लगेंगे, पैदल भी जाओगे तो ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का टाइम है। ओके। सो भैया, जो स्टूडेंट दिल्ली आना चाहते हैं और साथ में वो कुछ, जैसे आपने बताया कि आप होम ट्यूशन देते हो, तो ऐसा कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है तो उनके लिए क्या सजेशन रहेंगे आपको? मैं तो पहले सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 4-5 हज़ार रुपये खर्च अगर आपकी फैमिली उठा सकती है, तब तो आप जॉब मत करो। बट अगर आपको लगता है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, और अगर आपको ट्यूशन्स के जॉब मिल जाए तो बेस्ट है। या फिर अगर आपको कोई दूसरी स्किल्स हो, जैसे कि मैंने बहुत सारा अलग तरह काम भी किया हुआ है, जैसे मैंने बहुत सारे कंपनीज इंटर्नशिप किया हुआ है, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो हमें इंटर्नशिप मिल जाती है। आप CA के अंडर काम कर सकते हैं अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से इस तरह का है। लेकिन अगर आप ट्यूशन परफेक्टली पढ़ाना चाहते हैं या ट्यूशन के लिए काम करना चाहते हैं,
तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप खुद का कोचिंग खोलने का ना सोचें, बल्कि जो एग्जिस्टिंग कोचिंग से उसमें आप 1-2 घंटे की जॉब ले लें, 1-2 क्लासेस ले लें, आपको काम पर पैसे वहाँ से मिल जाते हैं। और अगर आप अच्छा पढ़ाएंगे, और चूंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो ऐसे भी लोग रख लेते हैं कि हाँ ठीक ठाक ही पढ़ाएगा बच्चा, तो ये आपके लिए डबल हेल्पफुल होता है कि आपका खुद का कोर्स भी कंप्लीट होता है और आपको काम पर अर्निंग हो जाती है। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी जो भी क्वेरीज रहती हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।